नमस्कार। विवेकानंद आदर्श ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 गाउस के नियम एवं विद्युत फ्लक्स के टॉपिक गाउस के अनुप्रयोगों का अध्ययन करेंगे। हमने पिछली जो क्लासेज है उसमें गाउस के अनुप्रयोगों के प्रथम अनुप्रयोग और द्वितीय अनुप्रयोग के बारे में पढ़ लिया था। आज हम तृतीय अनुप्रयोग का अध्ययन करेंगे, तीसरे अनुप्रयोग का अध्ययन करेंगे। पहले अनुप्रयोग में हमने एक अनंत लंबाई की एक छड़ ली थी, अनंत लंबाई की छड़ ली थी, ठीक है, और उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ था उसकी बात की थी। द्वितीय अनुप्रयोग में हमने अचालक परत ली गई थी, अचालक परत थी जो कि अनंत लंबाई की थी, उसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र था, उसका अध्ययन किया था। आज हम बात करेंगे एक चालक पट्टिका की बात करेंगे, अनंत लंबाई की चालक पट्टिका की बात करेंगे और उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका अध्ययन करेंगे। अनंत लंबाई की चालक पट्टिका के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। अनंत लंबाई की चालक पट्टिका है जो समान रूप से आवेशित है, उसे समान रूप से आवेशित किया गया है, उसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की बात की जाएगी। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें यह जानना होगा चालक और अचालक की कंडीशंस क्या क्या होती है, उसके बारे में अध्ययन करना होगा, ठीक है, कि किस प्रकार से चालक वस्तुओं में आवेश और अचालक वस्तुओं में आवेश कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं, उसका अध्ययन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चालक की और अचालक, इन दोनों के आवेशों का अध्ययन करते हैं। देखिए, चालक वस्तुओं की बात की जाती है तो चालक वस्तुओं में आवेश हमेशा उसकी सतह पर उपस्थित होते हैं, आवेश उसकी सतह पर उपस्थित होंगे। और जबकि अगर अचालक वस्तु की बात की जाए तो अचालक वस्तुओं में आवेश हमेशा वस्तु के अंदर भीतर उपस्थित होते हैं। चालक वस्तुओं में आवेश वस्तु की सतह पर उपस्थित होते हैं, जबकि अचालक वस्तुओं में आवेश वस्तु के अंदर उपस्थित होते हैं। इसी कारण से चालक वस्तुओं के अंदर आवेश की अनुपस्थिति के कारण, आवेश उपस्थित नहीं होने के कारण यहां अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या रहता है, शून्य रहता है, ठीक है। और जबकि अचालक वस्तुओं में आवेश उसके अंदर उपस्थित होते हैं जिसके कारण उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान आएगा। आई बात समझ में? अच्छा, ये विद्युत क्षेत्र का मान शून्य किस प्रकार से होता है उसका अध्ययन करते हैं। मान लिया कि ये कोई चालक वस्तु है, उसे मैंने किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर रख दिया। ये विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर मैंने कोई चालक वस्तु रख दी, ठीक है। हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र को किससे प्रदर्शित किया जाता है, किससे बताते हैं हम विद्युत क्षेत्र को? विद्युत बल रेखाओं से बताते हैं, ठीक है। और विद्युत बल रेखाएं कहां से स्टार्ट होती है? विद्युत बल रेखाएं प्लस चार्ज से स्टार्ट होती है और माइनस चार्ज के अंदर चली जाती है, ठीक है। प्लस से स्टार्ट होगी, माइनस के अंदर चली जाएगी। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर हमने कोई वस्तु रख दी, जैसे ये कोई आयताकार चालक वस्तु रखी गई है इस विद्युत क्षेत्र के अंदर, ये चालक वस्तु है, ठीक है। चालक वस्तु को विद्युत क्षेत्र के अंदर रख दिया है, ठीक है। अब देखिए बेटा क्या होता है, यहां पर इस चालक वस्तु के ऊपर ये बाहर का जो विद्युत क्षेत्र है, इसके कारण इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल लगेगा, जिसे हम क्या कह सकते हैं, ई वेक्टर, और आउटसाइड बाहर की तरफ एक बल लगेगा, ठीक है। ये बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण इसके ऊपर बल लगेगा, या फिर कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र होगा, वो क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, जिसे ई आउटसाइड से प्रदर्शित किया जाता है। अच्छा, इसी प्रकार से क्या होगा, अब देखिए ये बाहर का विद्युत क्षेत्र है, इसके कारण क्या होगा, इस चालक के अंदर जो आवेश उपस्थित है, हम जानते हैं कोई भी वस्तु हो, चाहे चालक हो चाहे अचालक हो, आवेश दोनों ही वस्तुओं में उपस्थित होते हैं। लेकिन देखो क्या होता है कि किसी वस्तु के अंदर या वस्तु का संपूर्ण आवेश अगर 0 है, इसका रीजन क्या है, उस वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या रहती है, समान रहती है। तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को संतुलित कर देंगे। तो चालक वस्तुओं में क्या होता है, चालक वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या समान रहती है, जिसके कारण ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, ठीक है। इसके कारण इसके अंदर आवेशों की संख्या क्या रहती है, शून्य रहती है, ठीक है। आवेश तो उपस्थित होते हैं लेकिन उनका प्रभाव नहीं होता, ठीक है। देखिए क्या होगा, यहाँ पर आपने धनावेश और ऋणावेश लगा दिया, तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पेयर अंदर उपस्थित होंगे, तो क्या होगा,
विद्युत स्थिर विद्युत बल के कारण, ठीक है, गुलाम के स्थिर विद्युत बल के कारण क्या होगा, ये देखिए स्थिर विद्युत बल में क्या होता है, सजातीय आवेश एक दूसरे को अपनी तरफ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश अर्थात विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, धनात्मक प्रकृति के आवेश सारे उपस्थित है बाहर की तरफ, ठीक है, धनात्मक प्रकृति के आवेश उपस्थित है। तो ये इस चालक वस्तु के अंदर उपस्थित सारे ऋणात्मक प्रकृति के आवेशों को अपनी तरफ खींचेंगे, अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। तो इस वस्तु के अंदर जितने भी ऋणावेश होंगे वो सारे इस परत पर, इस सतह पर इकट्ठे हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे सारे ऋणावेश आ गए, ठीक है। और इधर देखिए यहाँ पर सारे ऋणावेश हैं, यहाँ सारे ऋणावेश ऋणात्मक प्रकृति के आवेश उपस्थित हैं। तो इस वस्तु के अंदर जितने भी धनावेश होंगे ये सारे इसकी इस सतह पर आ जाएंगे ऋणावेश के आकर्षण के प्रभाव के कारण। तो यहाँ पर सारे धनावेश आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, इस चालक वस्तु के बाहर तो विद्युत क्षेत्र होगा ही, ठीक है, जिसको हमने ये आउटसाइड से प्रदर्शित किया है। इसके साथ ही इस वस्तु के अंदर भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और वो कैसे होगा, धनावेश से ऋणावेश की तरफ। इस वस्तु के अंदर भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, वो होगा धनावेश से ऋणावेश की तरफ। इसको हम बोलते हैं ई इनसाइड को, ई इनसाइड से प्रदर्शित किया जाता है इसे, ठीक है। तो यहाँ पर चालक वस्तु पर दो विद्युत क्षेत्रों का प्रभाव होगा। एक तो वस्तु के बाहर, अगर किसी चालक वस्तु को हम विद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो उस पर दो विद्युत क्षेत्र रखते हैं। एक तो उस वस्तु के बाहर उपस्थित विद्युत क्षेत्र के कारण आउटसाइड विद्युत क्षेत्र लगेगा, और एक चालक वस्तु के अंदर जो आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, ई इनसाइड हो जाएगा, धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ, ठीक है। तो अब देखिए ये जो बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र है इसकी दिशा और अंदर की तरफ जो विद्युत क्षेत्र है इसकी दिशा, दोनों ही दिशाएं क्या है, एक दूसरे से विपरीत दिशा में है, एक दूसरे से ऑपोजिट दिशा में है। तो इसके कारण क्या होगा, इस चालक वस्तु के अंदर कुल आवेशों, कुल विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, ई टोटल, कुल विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ई आउटसाइड माइनस ई इनसाइड। तो इस चालक वस्तु के अंदर भीतर कुल विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, ई आउटसाइड माइनस ई इनसाइड। जो बाहर का विद्युत क्षेत्र है माइनस अंदर का विद्युत क्षेत्र। तो इससे पता चल जाएगा चालक के अंदर कुल विद्युत क्षेत्र का मान, ठीक है, इस प्रकार से निकल जाएगा। अब देखिए बेटा क्या होता है, जैसे जैसे बाहर के विद्युत क्षेत्र का मान, ई आउटसाइड का मान बढ़ेगा, वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस सतह पर और ज्यादा से ज्यादा प्रोटॉन इस सतह पर आने स्टार्ट हो जाएंगे। जिसके कारण क्या होगा, इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान भी बढ़ेगा। बाहर का विद्युत क्षेत्र का मान अगर बढ़ाएंगे तो अंदर के विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखिए हम कह सकते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के लगभग समान होते हैं। जितना ज्यादा बाहर का विद्युत क्षेत्र होगा उतना ही ज्यादा अंदर का भी विद्युत क्षेत्र होगा। इससे हम कह सकते हैं इनके कुल विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आई बात समझ में। इसीलिए चालक के अंदर कुल विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी चालक वस्तु के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि अगर किसी चालक वस्तु को हम विद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो बाह्य विद्युत क्षेत्र का मान जितना ज्यादा होगा उसके चालक वस्तु के अंदर भी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र का मान उतना ही ज्यादा होगा। और दोनों की दिशाएं विपरीत होने के कारण और इन दोनों विद्युत क्षेत्रों का मान समान होने के कारण कुल विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसीलिए चालक वस्तु के अंदर कुल विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है बेटा, शून्य होता है। चलिए अब ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगी। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं चालक पट्टिका की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, चालक पट्टिका। और ये अनंत लंबाई की चालक पट्टिका है, तो हमें एक अनंत लंबाई की चालक पट्टिका को बनाना पड़ेगा। एक चालक पट्टिका बना रहे हैं, तो चालक पट्टिका है ये, इसकी मोटाई होगी इस प्रकार से कुछ होगी, ये चालक पट्टिका होगी। यहाँ सारे धनात्मक प्रकृति के आवेश उपस्थित है। चालक पट्टिका है, अनंत लंबाई की है, और जैसे इसकी जैसे मान सकते हो ये मोटाई है इसकी, ये चालक पट्टिका है अनंत लंबाई की। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो हम बात कर रहे हैं चालक वस्तु है, तो चालक वस्तु के ऊपर आवेश हमेशा उसकी सतह पर उपस्थित होते हैं। तो इसकी देखो यहाँ पर सरफेस पर आवेश उपस्थित होंगे, ठीक है, और इसके अंदर भीतर आवेश उपस्थित नहीं होंगे। और एक आवेश इसके पीछे की तरफ उपस्थित होंगे। तो दो तरफ आवेश उपस्थित होंगे। एक तो इसकी सतह पर, अगली सतह है यहाँ पर, ये जैसे है ना, ये यहाँ पर आवेश उपस्थित होंगे, और एक इसके पीछे वाली सतह है, यहाँ पर उपस्थित होंगे आवेश। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर आवेश उपस्थित है, और एक इसके पीछे की तरफ आवेश उपस्थित होंगे।
और हम कह सकते हैं इसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसके अंदर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, शून्य रहेगा। ठीक है, पट्टिका के अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। और ये अनंत लंबाई की पट्टिका है, मैंने इसको अनंत लंबाई की कर दिया। इस प्रकार से अनंत लंबाई की पट्टिका है ये। ठीक है, इस प्रकार से अनंत लंबाई की पट्टिका हो जाएगी। अच्छा, अब माना इस पट्टिका पर कुल आवेश का मान कितना है, Q आवेश है। और मैंने आपको बताया था सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लॉ के अनुसार, नियम के अनुसार 3 तरह के हमने उसमें पढ़े थे। एक तो था रेखीय आवेश वितरण या रेखीय आवेश घनत्व कह सकते हैं, एक था पृष्ठीय आवेश घनत्व या फिर कह सकते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और एक था आयतन आवेश घनत्व या फिर कह सकते हैं हम आयतन आवेश वितरण, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर यहाँ पर देखिए ये जो वस्तु है इस पर क्या है, आवेश हमेशा उसकी सतह पर उपस्थित होंगे, उसके अंदर भीतर आवेश उपस्थित नहीं होंगे, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर कंडीशन लगेगी पृष्ठीय आवेश घनत्व की कंडीशन लगेगी। पृष्ठीय आवेश घनत्व में क्या होता है, आवेश हमेशा उसकी सतह पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A। तो यहाँ पर जो इसका आवेश घनत्व होगा वो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, सिग्मा बराबर Q/A। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो गाउसियन पृष्ठ की कल्पना किस प्रकार से करेंगे, देखिए यहाँ पर जैसे मान लिया मैंने ये एक आवेश ले लिया, ये आवेश धनात्मक प्रकृति का आवेश है, इसे ले लिया। इसके देखिए ऊपर भी एक आवेश उपस्थित है। ठीक है, दाएं आवेश उपस्थित है, बाएं आवेश उपस्थित है और नीचे आवेश उपस्थित है। और ये सारे ही आवेश समान प्रकृति के आवेश हैं, सजातीय आवेश हैं, जिसके कारण क्या होगा, ये सभी आवेश इसके अंदर से निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इससे निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं ऊपर नहीं जा सकती, नीचे नहीं जा सकती, दाएं नहीं जा सकती, बाएं नहीं जा सकती। तो वो जाएगी कहाँ पे, या तो बाहर की तरफ आएगी या फिर पीछे की तरफ आएगी। और पीछे की तरफ तो ना, चालक वस्तु के भीतर तो कोई आवेश उपस्थित होता ही नहीं है। इसके कारण चालक वस्तु के भीतर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो हम आवेश की जो निकलने वाली बल रेखाएं हैं उसको सिर्फ आगे की तरफ की बात करेंगे, पीछे की तरफ की बात नहीं करेंगे। तो विद्युत बल रेखाएं किस तरफ निकलेगी, बाहर की तरफ निकलेगी। ठीक है, और इसके लिए जो हम गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, तो इससे देखिए हम जानते हैं गाउसियन पृष्ठ की परिकल्पना के अनुसार कि गाउस का एक ऐसा पृष्ठ मानना पड़ता है हमें, किसी भी आवेश के ऊपर, किसी भी वस्तु के ऊपर अगर आवेश उपस्थित है, सतत रूप से वितरित है, तो उसके ऊपर एक ऐसे पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ती है जिसके किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान होना चाहिए तथा उस बिंदु से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं, ठीक है, उनकी दिशा तथा उस पृष्ठ के उस पृष्ठ के जो क्षेत्रफल सदिश है उन दोनों की दिशाएं क्या होनी चाहिए, एक ही दिशा में होनी चाहिए, समान दिशा में होनी चाहिए। अर्थात तो विद्युत बल रेखाओं की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा के मध्य का कोण क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार के गाउसियन पृष्ठ की हम कल्पना करते हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार से गाउसियन पृष्ठ बनेगा, एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। कैसे पृष्ठ की कल्पना करेंगे बेटा, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ। देखिए इस प्रकार से बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ होगा और इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में होगी। ठीक है, और अगर इस सरफेस की बात करें, अर्थात इस वृत्त के सरफेस की बात करें, तो इसके लिए विद्युत एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर, इसकी दिशा किस तरफ होगी, इस दिशा में होगी। ठीक है, अच्छा इसी के साथ में अगर आप देखिए यहाँ पे बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं। ये पृष्ठ कौन सा है, गाउसियन पृष्ठ है, गाउसियन सरफेस है। ठीक है, बेलनाकार गाउसियन सरफेस की बात कर रहे हैं। तो देखिए एक तो विद्युत क्षेत्र इसकी देखिए बाहर की तरफ है और एक यहाँ पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो किस प्रकार से होगी। यहाँ पर देखिए बेलन है, तो बेलन के ऊपर की पृष्ठ की बात करते हैं। ठीक है, परिधि की बात करते हैं। तो परिधि के कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा, क्षेत्रफल सदिश की दिशा किस तरफ होगी, इस दिशा में होगी। परिधि के लिए क्षेत्रफल सदिश की दिशा इस तरफ होगी और विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है। तो दोनों के बीच में कोण, इधर कोण कितना आ जाएगा, 90 डिग्री का कोण हो जाएगा और यहाँ पर कोण कितना होगा, 0 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद में हम जानते हैं गाउस के नियम से फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया समीकरण 1। और दूसरा समीकरण क्या कह सकते हैं, फाई इज इक्वल टू क्या हो सकता है, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये होता है विद्युत फ्लक्स के नियम के अनुसार और ये होता है गाउस के नियम के अनुसार। ठीक है, ये दोनों आगे इक्वेशन। अब देखो क्या करना पड़ेगा, हमें पूछ रहा है यहाँ पर कि विद्युत क्षेत्र निकालना है। हमें क्या निकालना है बेटा, विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखते हैं। तो देखिए समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखूंगा तो क्या आएगा, फाई की जगह मैं क्या लिख लूंगा, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख लूंगा। क्या लिख लूंगा बेटा,
क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बराबर होगा सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर के, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अच्छा, अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर सरफेस की बात की जाए तो यहाँ पर सरफेस कितनी होगी, एक तो ये वाली सरफेस हो जाएगी, इसे हमने बोल दिया सरफेस S1, ठीक है। ये क्या है, वर्ताकार सरफेस होगी। आप बेलन को जानते हैं, बेलन देखिए इस पेन के समान होता है बेलन, तो यहाँ पर जो सरफेस होगी ये होगी वर्ताकार सरफेस, ठीक है। फोकस करो, देखो यहाँ पर जो सरफेस होगी इसे क्या कहेंगे हम, बेलनाकार सरफेस हो जाए, सॉरी वर्ताकार सरफेस होगी, और इसकी जो परिधि होगी वो परिधि क्या होगी, बेलनाकार होगी, ठीक है। इसकी परिधि क्या होगी बाहर की, वो बेलन के आकार की होगी ऐसे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो सरफेस की बात की जाएगी, एक तो इसके गोले की बात करेंगे और एक इसके बेलन की बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी S2 सरफेस। तो दो तरह की सरफेस में S2 को यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये S2 सरफेस दो तरह की सरफेस होगी, ठीक है। तो दोनों सरफेसों के लिए निकालते हैं तो किस प्रकार से निकलेगा, इसको सॉल्व करेंगे, S1 ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस S2 ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, पृष्ठ के अंदर कुल आवेश का मान कितना है बेटा, क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू इनसाइड है, ये क्यू इनसाइड बराबर क्या आ जाएगा, क्यू के बराबर आ जाएगा। तो क्यू इनसाइड को किसके बराबर करेंगे हम, क्यू के बराबर करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, S1 सरफेस की बात की जा रही है। अच्छा, S1 सरफेस की अगर अपन बात करते हैं तो इस चित्र को ध्यान से देखिए, यहाँ पर इस वृत्त की बात कर रहे हैं। तो देखिए वृत्त से जो क्षेत्रफल सदिश है, हम जानते हैं कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, किस तरह से निकाला जाता है, कोई भी पृष्ठ लेते हैं उस पृष्ठ के लंबवत दिशा में क्षेत्रफल सदिश होता है हमेशा, ठीक है। तो इस पृष्ठ की बात की जाएगी तो ये पृष्ठ इस प्रकार से है, इसके लंबवत दिशा में क्षेत्रफल सदिश होगा और इसके अंदर से विद्युत बल रेखाएं भी निकल रही है, ठीक है। और दोनों की ही दिशा क्या है, समान है, दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है, 0 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर S1 सरफेस की बात करें तो थीटा टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अगर अपन S2 सरफेस की बात करें तो S2 सरफेस क्या है, इस तरह से परिधि के समान है, ये देखिए इधर, ठीक है, परिधि में। तो यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश की दिशा इस तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी, ठीक है। और जो विद्युत क्षेत्र है इसकी दिशा इस तरफ होगी, तो दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। क्षेत्रफल सदिश की दिशा ऊपर की तरफ है और विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी, तो दोनों के बीच में कोण बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर थीटा इज टेंस टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे निकलेगा आंसर, हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है, ठीक है। ये कंडीशंस होती है, तो यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई होगी। यहाँ पर देखिए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर तो क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो इससे क्या लिखेंगे हम, ई डी ए कॉस थीटा, और सरफेस S1 के लिए थीटा टेंस टू यहाँ पर क्या लगाया है, 0 डिग्री, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ में अगर इसकी बात करें तो क्या होगा, यहाँ पर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर ये क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, ये भी इसी तरह से होगा डॉट प्रोडक्ट के रूप में, और थीटा टेंस टू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अच्छा, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, ठीक है, यहां तक कंडीशन आ गई थी, ई डी ए कॉस थीटा और थीटा टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर ई डी ए कॉस थीटा, थीटा टेंस टू 90 डिग्री। अच्छा, और क्यू इनसाइड का मान कितना है बेटा, क्यू बताया था, क्यू इनसाइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं, देखिए यहाँ पर थीटा टेंस टू 0 डिग्री लगाना है, तो मतलब यहाँ पर थीटा के बराबर क्या करना पड़ेगा, 0 डिग्री करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, ई तो क्या होता है कांस्टेंट, इसको लिया अपन ने बाहर, इंटीग्रेशन हो रहा है डीए के रेस्पेक्ट में, तो डीए हो जाएगा। और कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो कॉस 0 का 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे 1 डॉट में लगा देता हूँ मैं, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस का प्लस, ठीक है। यहाँ पर S2 सरफेस हो जाएगी और ये ई बार आ जाएगा, इसमें सरफेस इंटीग्रेशन हो जाएगा डीए। अच्छा, अब ये कॉस थीटा का मान कितना होता है, यहाँ पर थीटा क्या है, 90 डिग्री है, तो कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, बराबर में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं अपन। अब देखिए, तो क्या आ गया था अपने पास में आंसर, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया था, ई सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ S1 dA। अच्छा, अब देखिए बेटा, हमें पता है
यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चालक पट्टिका की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? चालक पट्टिका की बात कर रहे हैं। तो चालक पट्टिका के लिए बात करते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करते हैं। तो सिग्मा की फॉर्म में विद्युत क्षेत्र को अगर निकालना है चालक पट्टिका से तो किसकी फॉर्म में आएगा? सिग्मा की फॉर्म में आएगा। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर जो पट्टिका का जो क्षेत्रफल है उसको ए की फॉर्म में ही रखना है। ठीक है, उसको सॉल्व नहीं करना है, तो उसको ए की फॉर्म में ही रखना पड़ेगा। उसमें लिमिट लगाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर भी क्या आएगा? ए की फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से होगा ये। ई है सरफेस इंटीग्रेशन S1 dA। अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा? ई ए आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ई ए हो जाएगा। तो क्या आ रहा है अपने पास में आंसर? ई ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब देखिए मेरे को निकालना क्या है? विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो मैं विद्युत क्षेत्र को एक साइड में रख देता हूँ और बाकी सबको उधर भेज देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए विद्युत क्षेत्र इधर रह जाएगा और इसके गुणा में क्या है? क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल उधर चला जाएगा, एरिया उधर चला जाएगा। ठीक है, तो ई बराबर क्या आ जाएगा? क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये आ जाएगा किसी चालक पट्टिका के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। ठीक है, इस प्रकार से निकल जाएगा। अच्छा, अब इसका ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ किस प्रकार से बनेगा? अच्छा, मैं इसे इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। हम जानते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या है? क्यू अपॉन ए होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, क्यू अपॉन ए होता है। तो इसको अगर अपन अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्यू अपॉन ए की जगह हम क्या लिख लेंगे बेटा? सिग्मा लिख लेंगे। ठीक है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। क्यू अपॉन ए की जगह क्या आ जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस प्रकार से निकल जाएगा। अच्छा, अगर अपन इसका ग्राफ बनाए तो ग्राफ किस प्रकार से बनेगा? ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ किस प्रकार से बनेगा? देखिए यहां पर ग्राफ बनेगा विद्युत क्षेत्र और पृष्ठीय आवेश घनत्व, इन दोनों के मध्य में ग्राफ बनेगा। ई और सिग्मा के बीच में ग्राफ बनेगा, विद्युत क्षेत्र और पृष्ठीय आवेश घनत्व के बीच में ग्राफ बनेगा। क्योंकि एप्सिलॉन नॉट क्या होती है? निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, तो ये तो क्या होती है बेटा? कांस्टेंट रहती है। वेरी क्या करेगा? नहीं, सिग्मा वेरी करेगा। ठीक है ना, ये क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये चेंज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि क्या है यहाँ पर अगर आप आवेश का मान कम ज्यादा कर सकते हो या क्षेत्रफल का मान कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, आवेश का मान कम ज्यादा या क्षेत्रफल का मान कम ज्यादा कर सकते हो, जिसके कारण क्या होगा? सिग्मा का मान कम या ज्यादा हो सकता है। अगर सिग्मा का मान कम या ज्यादा होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई, इसका मान भी क्या होगा? कम या ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफ बनेगा वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और सिग्मा के मध्य में बनेगा। ठीक है, देखिए किस प्रकार से ग्राफ बनेगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि E इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा है। ई का मान, सिग्मा का मान बढ़ेगा तो ई का मान भी बढ़ेगा, और सिग्मा का मान घटेगा तो ई का मान भी घटेगा। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये किसके प्रोपोर्शनल आ रही है? किसके समानुपाती आ रही है? सिग्मा, पृष्ठीय आवेश घनत्व के समानुपाती आ रही है। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों के बीच में ग्राफ कैसे बनेगा। अगर मैं सिग्मा का मान 0 कर दूं, ठीक है, तो ई का मान भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अर्थात जब सिग्मा का मान आपने 0 किया है तो यहाँ पर ई का मान भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो दोनों के लिए 0 मान आ जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे मैं सिग्मा का मान बढ़ाऊंगा वैसे वैसे ई का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं जैसे जैसे सिग्मा का मान बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे ई का मान भी बढ़ेगा। अगर इस बिंदु की बात की जाए तो इस बिंदु पर अगर ई का मान 1 है तो सिग्मा का मान भी क्या होगा? यहाँ पर 1 ही होगा। अगर इस बिंदु की बात करें, इस बिंदु पर अगर ई का मान 3 है तो सिग्मा का मान भी क्या होगा? यहाँ पर 3 ही होगा। तो जैसे जैसे मैं ई का मान बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे सिग्मा का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये होगा ग्राफ, ई इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। ठीक है, इसी के साथ में आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।